आज जब पूरी दुनिया चाइनीज वायरस कोविड-19 की वजह से त्रस्त है, अर्थव्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं, पूरा विश्व लॉकडाउन जैसी प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है, उस समय वेस्ट एशिया के दो छोटे से मुल्क अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में युद्ध कर रहे हैं। अभी तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। टर्की और पाकिस्तान मुसलमान होने के कारण अजरबैजान के साथ खड़े हुए हैं। सीरिया से 900 से ज्यादा आतंकवादी जिहादी अजरबैजान की तरफ निकल चुके हैं लड़ाई में भाग लेने के लिए। रूस, अमेरिका और फ्रांस के अपील के बावजूद इन दोनों देशों ने युद्ध विराम करने से मना कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आज हम इस वीडियो में इस युद्ध के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कारण और उसका भारत और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ। 1922 में दो विश्व युद्ध लड़ने के बाद कोल्ड वार का दौर आया। अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्तियों ने खूब उत्पात मचाया चारों तरफ। आर्थिक परिस्थितियों के कारण और अंतरकलह की वजह से सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया 15 देशों में। इन्हीं 15 देशों में से मुस्लिम बहुलता वाले अजरबैजान और क्रिश्चियन बहुलता वाले अर्मेनिया का भी नाम शामिल था। अजरबैजान ने उन सभी क्षेत्रों पर दावा किया जिसमें मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी। धर्म के आधार पर खींची गई लकीर के साथ वही हुआ जैसा होता आया है और जैसा पाकिस्तान के साथ हुआ था। ऐसे ही एक मुस्लिम बहुलता वाले क्षेत्र के बीच में एक जमीन का टुकड़ा था जिसमें ईसाइयों की जनसंख्या ज्यादा थी। इसका नाम था नागोर्नो कराबाख ऑटोनॉमस रीजन। 1988 में यहाँ की पार्लियामेंट ने रेफरेंडम किया और यहाँ के लोगों ने अर्मेनिया के साथ जाने का निर्णय लिया। लेकिन 1991 में विघटन के समय जब नए देश बने तो रूस ने इस क्षेत्र को अजरबैजान को दे दिया। यहाँ के लोगों ने आज़ादी के नाम पर बंदूक उठा ली और अर्मेनिया ने इनके साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। 1991 में बने इन दोनों देशों ने अपने आप को सेकुलर राष्ट्र घोषित किया था, परंतु उम्मा के झंडा बरदार टर्की और पाकिस्तान ने अर्मेनिया को स्वतंत्र राष्ट्र मानने से मना कर दिया। सन 1994 में रूस, अमेरिका और फ्रांस की मदद से, उनकी मध्यस्थता की वजह से दोनों देशों के बीच सीज फायर युद्ध विराम होता है। अर्मेनिया की मदद से नागोर्नो कराबाख एक स्वायत्त क्षेत्र बना रह जाता है, परंतु कागज पर ये आज भी अजरबैजान का हिस्सा है। वैसे तो दोनों ही देश वेस्ट एशिया में पड़ते हैं, लेकिन यूरोप और एशिया को विभाजित करने वाले काकेकस रीजन में पड़ने के कारण अजरबैजान को भौगोलिक रूप से ज्यादा लाभ होता है। अजरबैजान की राजधानी बाकू रिच ऑयल सोर्सेज के लिए जानी जाती है। अभी कुछ वर्ष पहले ही यहाँ के राजा रानी की तेल के कुएं में नहाते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। भूमध्य सागर तक पहुंच, तेल का पैसा, कैस्पियन सागर तक पहुंच, इन सब वजहों से अजरबैजान को लैंडलॉक्ड कंट्री अर्मेनिया की अपेक्षा ज्यादा महत्व मिलता रहा है। अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, मतलब किस देश को किस देश का समर्थन है। सबसे पहले बात करते हैं रूस की, क्योंकि रूस की सीमा भी अजरबैजान से मिलती है और अर्मेनिया, अजरबैजान दोनों रूस से ही अलग हुए देश हैं। रूस इथनिसिटी के आधार पर अर्मेनिया को सपोर्ट करता है क्योंकि वहां पर भी क्रिश्चियन ज्यादा हैं, परंतु पैसा ज्यादा होने की वजह से, हथियार बेचने की वजह से ये अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं करता है। मतलब ये न्यूट्रल पोजीशन में होता है और ये चाहता है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई ना हो, थोड़ा बहुत होती रहे जिससे इसका हथियार बिकता रहे। बात करते हैं टर्की की। 1923 से पहले तक टर्की को ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। खलीफा का अपना ही जलवा होता था। खलीफा को ही इस्लाम मानने वाले देशों का नेता माना जाता था। ओटोमन खलीफा के आदेश पर सन 1915 में 1 लाख से ज्यादा अर्मेनियन का नरसंहार कर दिया जाता है धर्म के नाम पर। अर्मेनिया इसको लेकर टर्की पर दबाव बनाता रहता है कि टर्की इस बात को एक्नॉलेज करे, इस नरसंहार को एक्नॉलेज करे, लेकिन टर्की हमेशा इस बात को टाल जाता है, इसको एक्नॉलेज करने से मना कर देता है। तैयब एर्दोगन के राष्ट्रपति बनने के बाद इस प्रवृत्ति में बढ़ावा होता है। अब एर्दोगन दुनिया भर में मुसलमानों की जायज और नाजायज मांगों को हमेशा सही ठहराते हुए अपनी पुरानी हैसियत को वापस पाने की जुगत में लगे रहते हैं। टर्की अपनी खलीफा वाली पोजीशन को वापस तो चाहता है, लेकिन इसके सबसे बड़े चैलेंजर हैं ईरान और सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की तीनों ही अपने आप को मुस्लिम उम्मा का नेता साबित करने पर लगे रहते हैं। इसीलिए जब टर्की किसी मुस्लिम कॉज को लेकर जब सबसे आगे आता है तो ये दोनों देश वहां पर विरोध करना शुरू करते हैं। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए पैसे के साथ टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वॉरफेयर की जरूरत होती है। मुस्लिम देशों के पास तेल होने की वजह से पैसा तो बहुत है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके लिए वो ज़्यादातर वेस्ट के देशों पर और यूरोप पर निर्भर करते हैं। ऐसा ही एक देश है जो वेस्ट में तो नहीं है लेकिन अच्छा खासा दुश्मन है इसका, इजराइल। लेकिन कई सारे मुस्लिम देश इजराइल के साथ अच्छा संबंध रखते हैं टेक्नोलॉजी पाने के लिए। फ्रांस, अमेरिका और रशिया तीनों देश क्रिश्चियन होने के कारण आर्मेनिया के साथ लगाव रखते हैं, परंतु ये तीनों देश हथियार सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए भी जाने जाते हैं और व्यापारी अपने ग्राहक से भी उतना ही प्यार करता है जितना अपने बच्चे से। इसलिए ये तीनों देश अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में हमेशा न्यूट्रल दिखाई देने की कोशिश करते हैं, जिससे इनका व्यापार चलता रहे। अब बात करते हैं मौजूदा परिदृश्य की। 12 जुलाई 2020 को एक स्थानीय झड़प में 80 वर्षीय अजरबैजानी नागरिक की हत्या हो जाती है। अजरबैजान के नागरिक राजधानी बाकू में इकट्ठा होते हैं प्रदर्शन के लिए। दबाव में अजरबैजानी सरकार रिटेलिएट करती है और 16 लोगों की हत्या होती है, जिसमें से 12 जो सैनिक होते हैं वो अजरबैजान के होते हैं और 4 आर्मेनियन के। पूरे विश्व में खासकर यूरोप और अमेरिका के मुसलमान अजरबैजान के समर्थन में प्रदर्शन करते हैं और इसी दौरान अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में आर्मेनियन एथनिसिटी के एक स्कूल पर पत्थरबाजी भी करते हैं, जिसका वहां के स्पीकर नैन्सी पेलोसी विरोध भी करती हैं। साइबर अटैक का दौर शुरू होता है, एक दूसरे की सरकारी वेबसाइटों को हैक किया जाता है। दबाव में दोनों के बीच की गोलीबारी रुकती है। जुलाई 28 सितंबर को यह लड़ाई पुनः प्रारंभ हो जाती है। आर्मेनिया दावा करता है कि उसने अजरबैजान का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। तुर्की ये दावा करता है कि उसने आर्मेनिया का एक लड़ाकू विमान मार गिराया है। तुर्की के आ जाने से आर्मेनिया को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आर्मेनिया इजराइल पर दबाव बनाता है कि इजराइल अजरबैजान को टेक्नोलॉजी और हथियार सप्लाई न करे। अजरबैजान जॉर्जिया पर दबाव बना रहा है कि वो अपनी जमीन का उपयोग न होने दे, जिससे सर्बिया आर्मेनिया की मदद कर पाए। 2 देशों के बीच सीमा विवाद होता रहता है और इसको लेकर झड़पें भी होती रहती हैं। छोटा मोटा युद्ध भी चलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पर सबके कान खड़े हो गए हैं वो न्यूज ये थी कि 900 आतंकवादी सीरिया से चल पड़े हैं अजरबैजान की तरफ और इनको जो सप्लाई दे रहा है वो टर्की है। अब ये इस्लामिक जिहाद जहाँ पर भी आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या पैदा होती है। समस्या इसलिए पैदा हो जाती है कि यहाँ पर आम लोगों की मृत्यु या मारे जाना शुरू हो जाता है। अब अगर यहाँ पर आम लोगों का नरसंहार होता है, ये शरणार्थी के रूप में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। आस पड़ोस के देश अगर इनको शरण देते हैं तो वहाँ जाकर फिर ये अल्लाह के नाम पर किसी का गला काट देते हैं या फिर शहर फूंक देते हैं। और अगर आप इनको शरणार्थी नहीं मानते हैं, जगह नहीं देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स के नाम पर बवाल काटा जाता है। इस्लामिक जिहाद का नाम आए और अपने छोटू पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। वहाँ की सरकार या प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से अभी कोई खास बयान नहीं आया है, लेकिन वहाँ के लोग इस जिहाद में शामिल हो चुके हैं धर्म के नाम पर। और पूरे ट्विटर पर पिछले 3 दिन से वहाँ पर अजरबैजान विद पाकिस्तान, पाकिस्तान विद अजरबैजान हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। अब बात करते हैं कि इस युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत का अजरबैजान और आर्मेनिया से दोनों से बराबर का संबंध है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना ही बहुत बुरा है। वैसे भी जब भी भारत की पॉलिसी रही है कि जब भी 2 देशों के बीच में कोई लड़ाई झंझट होता है तो हम केवल शांति का उपदेश देते हैं, उसके अलावा हमारा कोई रोल वहाँ पर होता नहीं। इस लड़ाई का भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव तब तक नहीं पड़ता है जब तक वो इस्लामिक जिहाद में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। जैसा हमने सीरिया में देखा कि उनकी आपस की लड़ाई, शिया सुन्नी की लड़ाई में हमारे देश के मुसलमान धर्म के नाम पर जाकर शामिल हो गए और हमारे देश की बदनामी हुई। उसी तरीके से यहाँ भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं कि इस जिहाद की तरफ अगर लड़ाई जाती है तो हमारे देश के मुसलमान अपने रास्ते से भटक ना पाए।
अब ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस समय कोई मौका नहीं है, या वहां के शासन के पास ऐसा कोई मौका नहीं है जो इसमें हस्तक्षेप करें। तो जिहादियों के पास पूरा टाइम है अपना बंकर और अपना स्थान वहां पर पैठ बनाने के लिए। तो जब तक अमेरिका यहाँ पर इंटरवीन करेगा या कोई देश इंटरवीन करेगा, तब तक जिहादी आतंकवादी वहां पर पैर जमा लेंगे, अगर ये न्यूज सही है कि हाँ वहां पर आतंकवादी गए हैं तो। अदरवाइज राष्ट्रपति फ्रांस के और रशिया इन पर दबाव बना रहा है कि शांति कायम करें, लड़ाई बंद करें। देखिए आगे होता क्या है। पिछले 2 विश्व युद्ध छोटी सी लड़ाई से ही प्रारंभ हुए थे, लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसी मूर्खता आगे नहीं होगी। आगे क्या होता है इस पर नए विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।